जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे मानव स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और बीमारी होने पर इलाज के लिए दोनों स्थितियों में तरह तरह की पद्धतियां हैं जिन पद्धतियों से इलाज किया जाता है और मानव जीवन को एक सुखमय जीवन बनाने की कोशिश होती है। जब हम आदिम काल में थे तब भी और आदिम काल के बाहर निकले तब भी मूल रूप से जंगल और जड़ी बूटी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अंग्रेजी चिकित्सा आने के बाद धीरे धीरे हम उसको पीछे छोड़ते चले गए। दूसरे की इसमें जो शल्य चिकित्सा आई, इसमें जो हड्डी जोड़ने का काम आया, इसमें जो रिसर्च हुए वह रिसर्च कंपैरेटिवली दूसरी पद्धतियों में नहीं हुए। लगभग एक ही सिस्टम में सारी चीज़ें चलती रहीं और अंग्रेजी सिस्टम से इलाज और आराम अगर तुलनात्मक ढंग से देखें तो थोड़ी जल्दी मिल जाती है और लगता है कि हाँ हमारा इलाज हुआ। दूसरी पद्धतियों में जो ट्रीटमेंट की पद्धति है उसमें होम्योपैथिक में हुआ करता था कि एक डोज देने के बाद गंभीर से गंभीर बीमारी दूर हो जाती थी। अब ये चीज़ें नहीं है। अब सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम देख करके फिर मिलाते हैं, फिर चीज़ें होती हैं। होम्योपैथिक के ज़माने में भी इलेक्ट्रोपैथी आई, फिर बायोकेमिक आया। आयुर्वेद धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। आयुर्वेद में कुछ लोग अपने कमिटमेंट के हिसाब से काम करते रहे, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ थी गवर्नमेंट की वह धीरे धीरे नेग्लेक्ट होती चली गई, उपेक्षित होती चली गई। इसकी वजह से वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी भी जो आए दूसरी जगह सरकारी नौकरियों में या निजी प्रैक्टिस में, वो लोग भी इस्तेमाल करने लगे एलोपैथी का किसी न किसी रूप में, ताकि मरीज जल्दी से ठीक हो जाएगा तो हमारे पास आएगा। जबकि तीनों चारों पद्धतियों में सिस्टम बिल्कुल अलग है इलाज का और शरीर को स्वस्थ रखने का। लेकिन अगर सबको एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि सारे सिस्टम्स जहाँ बने हैं, अगर उसको देखें विश्लेषण करने पर, तो मूल है कि शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा। शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो बीमारियां कम होंगी और जब बीमारियां कम होंगी तो उनका इलाज बहुत आसानी से भी हो सकेगा। अब हम विज्ञापनों में देख रहे हैं वो दवाएं भी उतनी ही महंगी हो गई हैं जितनी कि अंग्रेजी दवाएं महंगी हो गई हैं। आइए हम इस पर बात करते हैं। आज बात करने के लिए हमारे साथ योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सरकार बहुत जोर दे रही है। हमारे साथ हैं रंजना कुमारी सिंह, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची के सह प्राध्यापक हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं आर्य प्रहलाद भगत, विशेषज्ञ हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के। और हमारे साथ हैं शर्मिष्ठा रॉय, जो संस्थापक है योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा के रांची के। आप तीनों का स्वागत है। सबको जोहार, सबको नमस्कार। अंजना, आपसे मैं आरंभ करता हूँ। आप ये बताइए, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल कराना मूल किसी भी चिकित्सा पद्धति में प्रायोगिक कार्य जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप बताइए कैसे कैसे आपने सीखा और कैसे यहाँ यूनिवर्सिटी में आई और यूनिवर्सिटी में क्या कर रही हैं? जी नमस्ते, मैं अंजना कुमारी सिंह। फ़िलहाल मैं सरला बिरला यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। बट मैं आपको बताना चाहूँगी, योग में मैं जुड़ी हूँ 2018 से। इसके पहले जो मेरा जॉब प्रोफाइल था वो पूरी तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर में ही था। जैसे आपका मैं एजुकेशन कह लूँ, ओवरसीज एजुकेशन कह लूँ। बट मेरी एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया और उस टाइम पे 2017-18 के बीच हमने एक नाम हमेशा सुना था आधुनिक जीवन में, दैट इज़ स्वामी बाबा रामदेव जी। और उनकी कपालभाति क्रिया जो हर टीवी के माध्यम से, संचार के माध्यम से उन्होंने एटलीस्ट कपालभाति के थ्रू जन जन तक जो योग का प्रचार प्रसार किया है, मैं सबसे पहले आदरणीय पूजनीय स्वामी रामदेव बाबा जी का ही लूँगी। और फिर मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि अंजना तुम योग कर लो, बहुत अच्छा है। आफ्टर 2008 में मैंने ग्रेजुएशन किया और 2008 के बाद आफ्टर 10 इयर्स शादी भी हो गई हमारी। और आफ्टर 10 इयर्स अप्रॉक्स मैंने योग में मैं आई हूँ। योग में मैंने पीजी डिप्लोमा इन योग थेरेपी किया है जमशेदपुर विमेंस कॉलेज से, और उसके बाद मास्टर मैंने कंप्लीट किया है सरला बिरला यूनिवर्सिटी से। पीएचडी मैं कर रही हूँ योग, एक्यूप्रेशर और मर्म में, क्योंकि ये मेरा स्पेशलाइजेशन है।
सो इसे सीखते हुए योग को मैंने सीखा, और जो जॉब टाइम में हमारा जो खुद का जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो स्ट्रेस वाली लाइफ होती थी, मेंटली बहुत ज़्यादा हम लोग चीज़ों को लेके, क्योंकि सेल्स में ये मेंटली चीज़ें काफ़ी हैरेस करती हैं। सो उन चीज़ों में और योग के बाद जो मेरे खुद के लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, मैंने खुद को बहुत जगह पे गुस्से करती थी मैं, कभी कभी हैम्पर भी हो जाती थी, बट जब से मैं योग में आई हूँ, योग को ग्रहण किया, योग को सीखा है, और योग को मैं कहूँगी एकदम एक अंग में, अगर मैं सेल की बात करूँ, जहाँ से सेल बॉडी स्टार्ट होता है, तो मैंने सेल लेवल तक मैंने योग को अडॉप्ट किया है। और यही अभिलाषा है कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी सरला बिरला यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, सो हमने योग और नेचुरोपैथी में, यानी योग और प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में ना सिर्फ उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज देना है, बल्कि प्रैक्टिकली भी हमें उनको इम्प्रूव करना है। क्योंकि जितना हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, पहले खुद पे अप्लाई करो, खुद को जानो, एक्सपेरिमेंट करो, सीखो, एंड देन फिर आपको आगे इससे बहुत सारी करियर्स भी है। तो ना सिर्फ हम यहाँ पे आज योग प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान ना सिर्फ हमें एक एजुकेशन लेवल पे है, बल्कि आगे जो हमारा करियर स्कोप है, जॉब्स है, ये उसके लिए भी हमें आगे लेके जाता है। जी प्रहलाद जी, थोड़ा बताइए अपने बारे में। जी नमस्कार, मैं आर्य प्रहलाद भगत योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ और रांची से हूँ, और मेरा अपना नटराज योग संस्थान चलता है, जहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, पंचकर्म की चिकित्सा हम लोग करते हैं। बताइए और बताइए कैसे करते हैं, क्या करते हैं। योग आज के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो जीवन शैली है पूर्ण रूप से आधुनिकता की ओर बढ़ती जा रही है, और इस आधुनिकता के समय में हम अपने निजी जीवन में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण हमें तरह तरह के रोग हो रही है। और इस रोग का कारण हमारा लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल हमारा सही नहीं होने के कारण सभी रोगें हो रही है, चाहे डायबिटीज़ हो, कॉन्स्टिपेशन हो, एसिडिटी हो, बैक पेन हो, शोल्डर पेन, जितने भी हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, इसको ठीक करने के लिए हम लोग जो भी हमारे पास आते हैं उसको योग कराते हैं। योग के साथ साथ हम प्राकृतिक चिकित्सा पे जोड़ते हैं, नेचुरोपैथी में, जिसके माध्यम से हम जो हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, इनके माध्यम से हम चिकित्सा करते हैं। साथ ही साथ उनको खान पान के नियम को बताते हैं, आहार विहार क्या होना चाहिए, रहन सहन क्या होना चाहिए, उठने और सोने की समय क्या होना चाहिए, तरीकाएँ क्या होनी चाहिए। अगर एक पानी भी पीते हैं तो पानी पीने के तरीका क्या होना चाहिए। एक बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाता है ना, डर जाता है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को अगर मनुष्य के जीवन में देखें तो मनुष्य का जीवन में 70% पानी है उसके बॉडी में। तो मछली के साथ साथ मनुष्य को भी पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसको हम लोग पूर्ण नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। साथ ही साथ जो भोजन करते हैं उस पर अधिक से अधिक ग्रीन चीज़ें, हरी चीज़ें होनी चाहिए, और वो लिक्विड फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ जो पंचकर्म चिकित्सा है, जो आयुर्वेद से निकल कर आया है, आयुर्वेद के अंदर आने वाली पंचकर्म चिकित्सा, जिसमें लोग वस्ती, विरेचन, इन चीज़ों के बारे में करते हैं, जिसमें लोग एनीमा कराते हैं, सटकर्म कराते हैं, सिरोधारा कराते हैं, जिनको जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है उसको वस्ती कराते हैं। चिकित्सा के माध्यम से बॉडी के अंदर जो डिटॉक्स करते हैं, जो गंदगियाँ हैं उसको साफ करने का काम किया जाता है। हाँ, चलिए शर्मिष्ठा जी, आप थोड़ा बताइए, आप वैकल्पिक चिकित्सा क्या है आपका भाई? जी, मैं शर्मिष्ठा रॉय, मैं जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मैंने योग में मास्टर्स किया हुआ है, अब मैं PhD कर रही हूँ निर्वाण यूनिवर्सिटी से भी। जैसे कि अंजना जी ने भी कहा, उनका एक अलग ही पास्ट था, वैसे ही मैं पहले जर्नलिज्म में थी। मैंने दिल्ली IIM से मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन किया था, लेकिन 5 साल जर्नलिज्म में काम करने के बाद आफ्टर माय मैरिज मैं जमशेदपुर में शिफ्ट हुई और मैंने योग से अपना नाता जोड़ा, क्योंकि मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स थी और डॉक्टर ने भी मुझे योग का सहारा लेने के लिए कहा। और जैसे ही मैं योग में आई तब मुझे पता चला योग शब्द बहुत छोटा है लेकिन उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। योग मतलब सिर्फ ऑल जॉइंट रोटेशन नहीं, योग मतलब सिर्फ दिनचर्या में एक बार सूर्य नमस्कार कर लिया, वो नहीं है। योग हमारे शारीरिक तौर पर, हमारे मानसिक तौर पर और आध्यात्म तौर पर हमारे जीने के तरीके को ही बदल सकता है। जैसा कि मैं आज हूँ, मेरा ऐसा एक सिचुएशन था जब मैं उठ बैठ नहीं पा रही थी, मेरे शरीर की हालत इस तरह से ख़राब हो चुकी थी कि मैंने जब एक बेबी कंसीव किया उसके बाद मैं दोबारा माँ नहीं बन पाई। मैं आज ये भी कह सकती हूँ कि योग
एलोपैथी दवा या किसी भी तरह के रूटीन जो हम लोग दिनचर्या में ले रहे हैं, उससे योग हमारे जीवन को पूरी तरह से पूर्ण कर सकता है, पूरा कर सकता है हमारे जीवन को बिना किसी दवाई के। अगर हम पूरे जीवन में योग को अपना लें, योग का सहारा ले लें, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसा कोई रोग नहीं जो हमें ग्रस्त कर ले। बस हमें अपने दिनचर्या में योग को शामिल करना है और जैसे भी हो थोड़ा खान पान, थोड़ा रहन सहन में सुधार लाना है, तो हमारा एक अलग ही लाइफ, एक अलग ही रोग मुक्त जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं। आप तीनों के लिए जो जवाब देना चाहे, आयुर्वेद में मूल रूप से कफ, पित्त और वायु, ये तीन है जिस पर टोटल ट्रीटमेंट चलता है। कफ बढ़ा हुआ है उसका ट्रीटमेंट, पित्त बढ़ा हुआ है उसका ट्रीटमेंट, वायु है तो उसका ट्रीटमेंट, उसी से बीमारी को देखा जाता है, नापा जाता है। ठीक है ना। तो ये कफ, पित्त, वायु जो है उसको आप कैसे पकड़ते हैं? पुराना जो सिस्टम था वो सिस्टम था कि नब्ज पकड़ करके ही बता देते थे लोग। कहावतें तो बहुत सारी है कि एक भैंस को बांध दिया गया और वो वैद्य को दिया गया, तो वैद्य ने कहा कि भाई इसको जो है चारे की कमी है, चारा खिलाओ। तो हम उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जहाँ कफ, पित्त और वायु से इलाज होता था। आप बताएं कि पकड़ते कैसे हैं? आज भी नब्ज सिस्टम है, इसलिए कि एलोपैथी जो नब्ज सिस्टम पर था वो लगभग नब्ज नहीं देखता है। अब तो बोलता जाता है, इमेज चाहिए उसको और ये कहना है पैथोलॉजी चाहिए, उसकी रिपोर्ट पर वो इलाज करते हैं और उसी रिपोर्ट पर उनका इलाज कारगर होता है और बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। आप बताइए आप कैसे करते हैं? तीनों लोग बता सकते हैं इसमें। नंबर 1, नंबर 2 उसके साथ जुड़ा हुआ है दोनों तीनों के लिए कि होम्योपैथी के बड़े डॉक्टर भी कहते हैं और एलोपैथी भी कहता है कि 3 लीटर से ज़्यादा पानी एक आदमी को नहीं पीना चाहिए। 2 से 3 लीटर दिन भर 24 घंटे के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने से हमारे इस पर लोड पड़ता है और उस लोड की वजह से किडनी गड़बड़ हो सकता है। किसी तरह का लोड उस पर नहीं पड़ना। आप कहते हैं खाली पेट पानी पियो, वो कहता है खाली पेट पानी तो एकदम नहीं पीना है। जब तक नाश्ता नहीं कर लेते हैं, नाश्ते के बाद पानी पीजिए। ये सिस्टमेटिक जो बदलाव है, अलग अलग सोच है, अलग अलग दृष्टि है, उसके बारे में बताइए। जी, मेरे अनुसार तो ये है कि हमें आयुर्वेदिक पद्धति जो है वो वेद से आया है और हमारी जो संस्कृति है वेद से निकल कर ही चली हुई है। अगर हम अपनी योग, आयुर्वेद, पंचकर्म, प्रकृति की चिकित्सा को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसको वेद से फॉलो करते हैं, क्योंकि पुरातन काल में जितने भी ऋषि मुनि, देखिए 2 चीज़ है। हमने आपको कहा कफ, पित्त और वायु। हमें शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व मिल बनी शरीर। ठीक है ना। तो वो 5 अलग है और ये 3 अलग है। उन 5 तत्वों के असंतुलन के कारण कफ हो सकता है, पित्त हो सकता है या वायु हो सकता है। ठीक है ना, उस पर बात करें। शरीर में मुख्यतः 3 ही दोष है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोष का समन करने का एक अलग अलग लेवल है आयुर्वेद में भी, है ना। जैसे आपने बोला कि पहले ज़माने में नाड़ी देखकर चेक किया जाता है, तो वो पद्धति आज भी है। हम लोग वो पद्धति आज भी फॉलो करते हैं। साथ ही साथ पद्धति हमने पटना के आयुर्वेद महाविद्यालय में देखा है, समझा है, जाना है। उसके बाद कहीं देखा समझा नहीं। जो लोग देखते हैं पता नहीं क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, हमको नहीं समझ में आता है। लेकिन आज है वो भी। एलोपैथी में अब वो नहीं बचा। एलोपैथी में भी पहले नब्ज देखते थे, जीभ देखते थे, आँख देखते थे और चेस्ट में स्टेथो लगाते थे। उसके बाद वो शुरू करते थे आपको क्या हुआ है, क्या तकलीफ है। अब वहाँ भी ये धीरे धीरे सिस्टम खत्म हो गया कि आप इमेज लेकर के आइए, हम लिख दे रहे हैं इतना इमेज लेकर के आइए और इतना पैथोलॉजी करा करके आइए, उसके बाद ट्रीटमेंट होगा। ये तो आपके यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आपके यहाँ सिर्फ नब्ज से पकड़ना है। जी, आपको कुछ मांगना नहीं, कोई इमेज नहीं चाहिए आपको, नहीं, कोई पैथोलॉजी नहीं चाहिए, नहीं, है ना। नहीं, बताइए। हम नाड़ी से ही चीज़ों को बताते हैं। आपकी श्वास की जो नाड़ी जो चल रही है उसी से हम बताते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। साथ ही साथ जीभ से पता किया जा सकता है कि आपको क्या क्या पेट की प्रॉब्लम है। आँख से पता किया जा सकता है ना। आपकी जो फेस एक्सप्रेशन उससे भी बॉडी की लैंग्वेज से पता चल जाती है आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। साथ ही साथ ये जितने भी ये यहाँ पे बहुत सारी हमारी रेखाएँ हैं, उन रेखाओं में अलग अलग बिंदुएँ हैं। उसको पूछ कर हम पता कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। वो तो एक्यूप्रेशर की बात। हाँ, तो एक्यूप्रेशर के चाइना में भी एक्यूपंक्चर भी है, अपने यहाँ भी दिल्ली वगैरह में एक्यूपंक्चर की बात चल रही है। एक्यूपंक्चर सिस्टम, एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी हम रोग का पता कर सकते हैं, क्योंकि जब जिस पॉइंट पे हम दबाते हैं वहाँ पे वो अलग तरह की दर्द होती है, पेन होती है, तो उससे पता किया जा सकता है कि आपके अंदर इस तरह की बीमारी है। हाँ जनाब, बताइए आप। जी, हमने जो पूछा आपके लिए भी वो सवाल था। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना। मैं योग जो है, योग इलाज नहीं है। योग शरीर को ठीक रख सकता है, योग से इलाज नहीं संभव है। ठीक है ना।
आप रामदेव जी से प्रभावित हैं, अच्छी बात है, प्रभावित होना चाहिए, हर किसी को अधिकार है किसी से प्रभावित होने का। लेकिन योग जो है मूल रूप से योग कंटिन्यूटी में करिए तो योग आपको बीमार होने को कम करेगा या बीमार नहीं होने देगा। बिल्कुल, है ना? बताइए जी। अगर मैं बात करूँ योग की तो योग में वात पित्त कफ को हम कैसे समझे, तो कहते हैं कि अगर हम अपने शरीर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो कहते हैं कि जो हमारा हृदय से लेके जो कंठ तक है वो प्राण का स्थान है। प्राण हमारे 10 प्रकार के होते हैं, सो प्राणवायु। तो जो मेन जो प्राण है वो हमारा हृदय से लेके कंठ तक है, प्राणवायु है, और व्यान तो कहते हैं पूरे शरीर में ही व्याप्त है। तो अगर आपको हृदय से कंठ तक में अगर आपको इस तरीके से कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहे हैं, सांस लेने छोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, और उसके रीज़न हो सकते हैं वो गैस का भी इफेक्ट हो सकता है, वो पित्त का भी इफेक्ट हो सकता है। पहले मैं आपको डिवाइड करके बताऊं। और फिर हृदय से लेके नाभि क्षेत्र तक कहते हैं पित्त का स्थान है, क्योंकि जो भी हम कुछ खाते हैं, सो जो भी डाइजेशन वाली चीज़ें होती है, चाहे लिवर से जो लिवर से, पैनक्रियाज से, इंटेस्टाइन से जो जूसेस निकल रहे हैं वो पित्त फॉर्म में होती हैं। और जो खाना हम खाते हैं वो खाना शरीर के लिए कच्चा होता है, दैट्स वाई वो हमारा जो डाइजेस्टिव पूरा सिस्टम है वो उस तरीके से काम करता है। स्टमक में भी देखें तो 3 से 4 घंटे भोजन वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे टूटना, ब्रेक होना, स्टमक में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक जूसेस का निकलना, उसको और सेमी लिक्विड फॉर्म में बनाना और सुपाच्य योग बनाना। सो ये सारी जो चीज़ें हैं तो ये पित्त वाला काम अपना करती हैं। और इसीलिए कहते भी है कि जैसे ही आप खाना खाते हो आपको तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारी जो योग में कहते हैं जो 13 प्रकार की अग्नि होती है, 13 प्रकार की अग्नि, अगर मैं थोड़ा और विस्तार में बात करूं सो पंच महाभूताग्नि होती है। तो जो पंच महाभूत हम जानते हैं आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु। 7 अग्नि होती है, सप्त धातुएं, जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और जो 13वीं अग्नि होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रचंड अग्नि, दैट इज जठराग्नि। तो इसलिए कहते हैं जठर यानी जो हमारा उदर क्षेत्र है। तो जो भी हम कुछ खाते हैं, कहा गया है योग में कि अगर आपको ज़रूरत है तो थोड़ा घूट घूट पानी ज़रूर पीना है, लेकिन खाने के दौरान पानी कम से कम आपको उपयोग करना है। मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जब भी आपको सपोज़ आपको अगर थोड़ा पतला होना है, थोड़ा आपके बॉडी को फिट रखना है, गैस कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी से बचना है, तो खाने के आधा घंटा पहले या 40 मिनट पहले एटलीस्ट 1 से 2 ग्लास पानी आप ज़रूर पी लिया करें। इससे क्या होगा कि जो आप खाना खाओगे वो बेहतर तरीके से पचेगा भी, साथ ही साथ आपको प्यास कम लगेगी, और जितना क्वांटिटी में आप खाते हो सकता है वो क्वांटिटी थोड़ी आपकी बैलेंस हो जाए। और लास्ट आता है जो हमारा वायु का स्थान होता है। जैसे मैंने बोला, एक चीज़ मैंने बताया कि कंठ से यहाँ पे प्राणवायु का विशेष स्थान है, लेकिन हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेन होती है पित्त होती है ना, पित्त यहाँ पे कफ प्रदेश, कफ वाला जो हम बात करते हैं यहाँ पे कफ प्रदेश है। हृदय से लेके कंठ तक कफ का मार्ग होता है। तो आप देखिए जब भी आपको टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं, कफ खांसी होते हैं, तो या तो चेस्ट में कंजेशन हो रही है या गले में आपको खिचखिच हो रही है, कफ वाली पार्ट हो रही है। बट मेन जो प्राणवायु मैंने कहा ये भी हृदय से कंठ का ही प्रदेश वाला मार्ग है। पित्त का मैंने स्थान बताया हृदय क्षेत्र से नाभि तक, और नाभि से जो नीचे है दैट इज अपान वायु। तो हम इसको किस तरीके से समझे कि ये किस तरीके से इम्बैलेंस हो रहा है। सो आप देखिए जो हमारा फाट यानी जो हमारी गैस निकलती है, कहते हैं कि दिन भर में 8 से 10 बार जो हमारी गैस निकल रही है वो अच्छी है, निकलनी चाहिए। दैट मीन्स वो आपका बता रहा है कि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है। लेकिन इंडिकेशन क्या कहता है कि अगर वो जो आपके शरीर से जो गैस निकल रही है, अगर उसमें कोई साउंड हो रही है, अगर उसमें कोई बैड स्मेल आ रही है, दैट मीन्स आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपको अपच की समस्या है, प्रॉब्लम है। और यही गैस अगर आपके नाभि क्षेत्र के आसपास बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे अगर उसे रास्ता ना मिले, क्योंकि अब ये निम्न मार्ग से वायु का स्थान होता है, अपान मार्ग इसको कहते हैं, अगर ये मार्ग किसी वजह से अवरुद्ध हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको नाभि के आसपास दर्द हो, कंजेशंस हो, क्रैम्प्स वगैरह होते हैं। और इसको अगर मैं एक्यूप्रेशर की बात करूँ तो एक पॉइंट विशेष मैं एक्यूप्रेशर यहाँ पे ऐड करूँगी। मिडिल फिंगर जहाँ पे फर्स्ट वाले जॉइंट को आप थोड़ा सा प्रेस करें और यहाँ पे ब्लैक डॉट लगा ले। ये गैस का बहुत ही अच्छा मैं कहूँगी मास्टर पॉइंट है। तो आपको इस मार्कर से प्रेशर दीजिए और विद इन 2 मिनट आप फील करोगे कि आपकी गैस रिलीज हो रही है। या फिर आप चाहो तो जिस तरीके से आप ये सेंटर वाला मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को टैप कीजिए, इसको प्रेस कीजिए, विद इन 2 मिनट आप फील करोगे आपकी गैस रिलीज होनी स्टार्ट हो गई है, स्टमक आपका रिलीफ होना स्टार्ट हो गया है। सो मैंने थोड़े थोड़े इंडिकेशंस भी बताने की कोशिश की है और मैं चाहूँगी कि मेरे साथ भी विशेषज्ञ आए हुए हैं तो वो भी अपनी राय जरूर दें। जी सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। इस डिस्कशन से एक बात तो क्लियर समझ में आई गई होगी कि हमारे शरीर में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये डिसबैलेंस वात
पित्त और कफ के होने से ही होता है। यानी अगर हमारे शरीर में वात पित्त कफ का असंतुलन होता है तभी रोग की उत्पत्ति होती है। अगर जैसे कि सर आपने कहा कि कोई योग हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है लेकिन उससे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं मिल सकता, लेकिन क्या आप ऐसी कोई दवाई बता सकते हैं जिससे थायराइड ठीक हो जाए? आज तक जो भी डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं 25 से 50, 50 से 75, 100, 150 तक मैंने दवाइयाँ लेती हुई देखी है। लेकिन योग में ऐसी ही एक हम लोग जैसे कुंभक लगाते हैं, अगर हम लोग जालंधर बंद लगाते हैं तो हम लोग थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं एक योग प्रशिक्षक हूँ, मेरी अपनी एकेडमी है क्रिएटिविटी, जहाँ पे कम से कम 100 स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे शुगर से लेकर थायराइड का मैंने ट्रीटमेंट किया है। हम लोगों ने सिर्फ जालंधर बंद पे काम किया है, उडियान बंद पे काम किया है, बंद, और उसके साथ साथ अगर हम लोग कुंभक का इस्तेमाल करते हैं तो कुंभक की भी स्थिति ऐसी आ जाती है कि लोगों को थायराइड की दवाई में भी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन दवाइयाँ लेनी बंद भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। और शुगर में भी मंडूकासन के प्रयोग से जब हम लोग बाह्य कुंभक लगाते हैं और मंडूकासन लगाते हैं तो शुगर की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हुई है बिना किसी दवाई के। तो ये संभव है कि हम लोग बिना किसी एलोपैथी दवाई के योग से ही कुंभक और कुंभक के अच्छी तरीके से, जिस तरह से सांस लिया जाता है, अंत कुंभक बंद लगाया जाता है, फिर बाह्य कुंभक सांस को बाहर छोड़ के बंद लगाया जाता है, इस तरह से हम अपने शरीर के बहुत सारे प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। सर वर्सेस मत करिए जी सर, वर्सेस करिए ना, एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी, ये वर्सेस हाँ नहीं जी करिए। जी जी हम ये करना नहीं चाहते हैं, जी, जी। ठीक है ना। ये करेंगे तो फिर बात का बतंगर बनने ओके, लगेगा, सही। इसलिए उसको नहीं करना ठीक है, टॉपिक में उसको नहीं हम ऐड अपने करेंगे। में कंसंट्रेट जी, करें जी। कि हमको क्या करना है। अब जैसे आपके यहाँ है कहावत है कि सुबह में राजा जैसा नाश्ता करिए, जी। ठीक है ना, दोपहर में किसान की तरह खाइए बिल्कुल। और रात में भिखारी की तरह खाइए, ठीक है ना। लेकिन आप कह रहे हैं कि कच्चा खाओ। हम जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई वहाँ से हम उबालने पर आए, फिर भूनने पर आए, फिर मसाला डालने पर आए, वहीं से हम ही आए ना भाई, हम ही ने प्रयोग किया। आज दुनिया के कई देश जो हैं हमको बाजार के नाम पर कुछ भी खिला दे रहे हैं, कुछ भी खिला दे रहे हैं, लेकिन हम जो खाते हैं, जो पीते हैं सामान्यतया वो हमारा रिसर्च किया हुआ है, यानी कि हमारे पूर्वजों ने जो रिसर्च किया। अब हम फिर लौटने की तरफ बात कर रहे हैं। हमने मिलेट्स बंद कर दिया कि मिलेट्स जो गरीब लोगों का खाना है और इससे कंस्टिपेशन होता है, इससे तरह तरह की परेशानी होती है। अब कह रहे हैं कि मिलेट्स खिलाओ, ठीक है ना। कच्चा खाने में अभी भी लोग कहते हैं कि मूंग को, ये क्या नाम है, गेहूं को अंकुरा करके खाइए, चना को अंकुरा कर खाइए, ज़्यादा नहीं खाइए, एक मुट्ठी खाइए, उसको पानी बना दीजिए। तो यहाँ जो सिस्टम में अलग अलग जो ये है एलोपैथी, बायोकेमिक, इस तरह की चीज़ों में, उसमें जो बीमारी है वो बीमारी है नीम हकीम खतरे जान। मैक्सिमम लोग झोला टांग के घूम रहे हैं और नीम हकीमी कर रहे हैं, इसलिए अविश्वास बना है। जबकि एलोपैथी में भी नीम हकीमी होने के बावजूद जो जो पैथोलॉजी है, जो इमेज है, उसके प्रति भरोसा बना है, इसलिए कि ऑपरेशन तमाम उसी से हो रहे हैं। आयुर्वेद का डॉक्टर भी, होम्योपैथी का डॉक्टर भी, दांत उखड़वाने उसी के जाता है, किसके पास जाता है? उसी के पास जाता है। तो हम वर्सेस नहीं करना चाहते हैं। जी जी उनके अपने सिस्टम है, हमारे अपने सिस्टम है। हमारे सिस्टम बेस्ट हुआ करते थे, जी जो विकार नहीं देते थे। यहाँ अगर आप कुछ भी गैस की दवा खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट होगा ही होगा, बहुत सीधी और साफ सी बात है। बिल्कुल। यहाँ कोई भी दवा खाएंगे तो दवा में गूगल में जाके आजकल सब लोग पढ़ लेता है कि उसके साइड उसका इफेक्ट्स लिखा क्या है, है। दिया बिल्कुल, लिखा होता है। आपको सुलाने के लिए जो अफीम वहाँ पड़ता है आयुर्वेद में, या जो भांग खिलाया जाता है, या जो चीज़ें खिलाई, मात्रात्मक खिला करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। कि गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, या बिल्कुल बराबर सही है। है, बिल्कुल सही है। तो योग जो है ना, योग से आपने कहा कुंभक, कुंभक कितने लोग लगा सकते हैं? कुछ लोग होंगे जो स्वास्थ्य। कुंभक लगा सकते हैं, वो अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते रख हैं सकते हैं, सही और बात बिगड़ा है। लेकिन सबके लिए क्या होगा? एलोपैथी तो सबके लिए है, आपके लिए भी है, बच्चे के लिए भी है, जी, गरीब के बिल्कुल। लिए भी है, अगर आयुष्मान में है तब भी, नहीं है तब भी सदर में जाके इलाज करा सकता है। बिल्कुल। तब उस पर बात करें कि जो नेचुरल ट्रीटमेंट है, नेचुरोपैथी जिसको बोलते हैं, और नेचुरोपैथी में जैसे कि गर्म पानी से आप उसको नहलाते हैं, ठंडा पानी से नहलाते हैं, सर की जो केरला पद्धति के नाम से आजकल विख्यात हो गया है, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे चीज़ें ठीक होती है, बताइए। प्राकृतिक चिकित्सा मतलब जो 5 जो तत्व हैं हम उसी को लेकर चलते हैं, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायु, क्योंकि यही 5 चीज़ों से ही ये शरीर बना हुआ है। और लास्ट में जब हमारा अंत्येष्टि भी होती है तो उसी चीज़ों में हमें समन हो जाना है। तो जो जल है, जल की जो मात्रा है हमारे बॉडी में 70% है,
तो जैसे आपने बोला कि अधिक से अधिक हम पानी जो पीने भी की बात खाते आपने कहा। हैं उससे जल ग्रहण करते हैं, ABCD XYZ। सभी से जल किसी में जल नहीं है तो हम खा ही नहीं सकते हैं नहीं, उसको। बिना जल के तो गलत से नीचे जाएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है ना। अब जल की मात्रा कम होती है तो हमारा सलाइवा उसको जल देता है, उससे हम अंदर ले जाते हैं, कंठास्थ हमारी जाती है जल, है ना। साथ ही साथ मिट्टी जो है, आजकल आप देखेंगे हम लोग बाहरी या दुनिया चकाचौंध के लिए तो इतने अपने घर को सजा लिए हैं, दीवारों को सजा लिए हैं, फर्श को सजा लिए हैं, है ना, और अपने आंतरिक शरीर को उसको नहीं सजा रहे। वहाँ दिनों दिन अंदर रोगों की परत जमती जा रही है। अरे भाई, तो समय नहीं ना है। जो हमारा दिनचर्या है, दिनचर्या में जो मल्टीनेशनल्स है, अब तो गवर्नमेंट्स में भी हो गया, 12 घंटे अगर कोई काम करेगा तो उसको फुर्सत कहाँ है? खा करके सोएगा, उठ करके जाएगा, ऑफिस के लिए तैयार होगा, ऑफिस निकल जाएगा। तो ये हमारा टाइम ड्यूरेशन जो है, जिस पर सरकारों को और प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए। ये टाइम ड्यूरेशन 8 घंटा बेवकूफ़ लोग तो नहीं बनाया था। नहीं, सही बात। 8 घंटा बनाया था कि उसके बाद जाके सोचेगा अगला काम हमको क्या करना है। परिवार है तभी तो ये समाज है तभी तो देश है ना। बिल्कुल। पहला सुख निरोगी का है। अगर आपका शरीर निरोग है तभी आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई भी सुख हो, सोने का सुख हो, हंसने का सुख हो, कोई सुख हो, अगर वो निरोग नहीं रहेगा तो आप जो 12 घंटा कार्य भी करा रहे हैं वो कैसे करेगा? अगर आप उससे कार्य ले भी रहे हैं तो डिप्रेशन में जाकर कार्य करेगा, फिर उल्टा सीधा आपके ऑफिस में कार्य होगा, फिर उल्टा आपको भी प्रॉब्लम होगा जिसने जो कार्य करा रहा है। तो उससे अच्छा है कि आप 8 घंटा ही उससे वर्क ले और उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ऐसे जितने भी संस्थान या भी जितने भी इंडस्ट्री चलता है उनको ये प्रयास करना चाहिए कि अपने जो वर्कर है उनके लिए ऐसे बीच बीच में शिविर या कैंप लगाना चाहिए, जिससे वो भी स्वस्थ रहे। इससे हमारे जो देश है उस पर भी बहुत सारी चीज़ों की सुधार आएगी। आज स्वास्थ्य के नाम पे पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा बजट भी आता है, बहुत सारी खर्च भी होती है, लेकिन इसका पूर्ण लाभ कभी भी आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है। अरे हम तो आप तीनों से पूछ रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आयुर्वेद के किसी भी कॉलेज में कितने टीचर हैं और कितने स्टूडेंट हैं? होम्योपैथी के किसी भी कॉलेज में कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट हैं? प्राकृतिक चिकित्सा के जो हैं संस्थान अगर सरकारी हैं तो वहाँ पर कितने टीचर कितने चाहिए? ये तो अगर वो नहीं पढ़ाएगा कौन? ये और जब नहीं पढ़ाएगा तो डॉक्टर कैसा बन के निकलेगा? जिस भारत ने आयुर्वेद दिया, जिस भारत से प्राकृतिक चिकित्सा आया, जहां से योग आया, उस देश में आज योग और प्राकृतिक चिकित्सा को जो मूल स्थान मिलना चाहिए आज तक नहीं मिल पाया। कारण क्या है? हम पूर्ण रूप से पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखिए, आप जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो उसको स्थापित करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप स्थापित हो जाइए, मैं यहाँ 5-10 लोगों को जानता हूँ जो आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं, सिर्फ ठगते हैं। बिल्कुल, ये सही बात एकदम। फीस उनका 1000 रुपये है, ठगने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। जो आता है 6 महीना साल भर इलाज कराता है, फिर उसके बाद दूसरे एलोपैथी वाले के यहाँ चला जाता है। ये क्यों भाई? हम तो ये कह रहे हैं, एक आदमी माइग्रेन से बहुत परेशान था, कोलकाता में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर पी बनर्जी, उनके पास गया, एक खुराक उन्होंने दवा दिया, जिंदगी में फिर उस आदमी को कभी सर दर्द नहीं, माइग्रेन नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ सर में। तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति ये है कि सिर्फ सिम्टमेटिक है, उस सिम्टम से आपके पूरे शरीर में कहाँ क्या तकलीफ हो सकती है वो दे सकता है। फिर बाद में आया उसी के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कि और इलेक्ट्रिक भांति से काम करेगा, लेकिन वो फेल कर गया, वो सक्सेसफुल, इसलिए कि उसका बेस्ट नहीं था। और बात है, लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट भी चाहिए होता है। योग या जो हमारी नेचुरोपैथी दर्द है से हमेशा तुरंत राहत चाहिए। हाँ, लेकिन हर चीज जो तुरंत आपको रिजल्ट दे वो इंस्टेंट, वो यहाँ पे मैं लंबी तो वो रेस का घोड़ा नहीं हो पाता है ना। कोई डॉक्टर के पास अगर जाएगा तो डॉक्टर के पास तो रिलीफ के लिए ही जाएगा ना। बिल्कुल, आपके पास हम आएंगे, आप कहिएगा 6 महीने तक हमारे यहाँ आते रहिए, 6 महीने बाद आपका ठीक हुआ तो कौन आएगा आपके पास? एक और बात है जो आप बोल रहे हैं कि तुरंत रिलीफ की बात है, तो हमारे तुरंत रिलीफ की चीजें भी है, एक्यूप्रेशर में भी। आप तुरंत, जैसे अभी अंजना जी ने बता रहे थे कि इस पॉइंट पे आप ऐसे बिंदु लगाते तो तुरंत रिलैक्स मिल सकते, तो है वो चीजें, लेकिन हम उस चीजों को फॉलो नहीं करते हैं या उस तक फॉलो करने का नहीं। एक्यूप्रेशर में भी बड़ी संख्या में लोग आ गए जी, और दुकानें खोल करके बैठ गए, और उन दुकानों में अंततः लोग भाग करके फिर एलोपैथी में गए। हम ये कह रहे हैं ना, तो ये भरोसा कैसे बने कि आपका सिस्टम पुख्ता सिस्टम है और इस सिस्टम से हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है। आपने कहा कि 2 मिनट तक इसको दवाइए और देखिए उसका क्या फर्क पड़ता है, तो उसका फर्क तो पड़ता है, लेकिन फिर वो नहीं हो। बिल्कुल। तो मैं इसमें ये चीजें कहूंगी कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट रखती है किसी भी रोग के लिए, किसी भी पेशेंट के लिए। सो जैसे हम थेरेपिस्ट हैं, हम विशेषज्ञ हैं, और जो हमारे पेशेंट होते हैं, और
जहाँ से भी हमने सीखा है, तो यहाँ पे सिर्फ वन वे अप्रोच नहीं होगा। जितनी जिम्मेवारी हम विशेषज्ञ की बनती है उतनी जिम्मेवारी हमारे जो पेशेंट है, जो भी हमारे पास इलाज के लिए आ रहे हैं, जैसे हमने बोला कि मान लीजिए कोई फलाना व्यक्ति आयुर्वेद के डॉक्टर के पास गए या होम्योपैथी के पास गए, तो कुछ समय तक जब तक उन्होंने इलाज किया, इलाज के दौरान जो भी दवाई खाई उन्हें अच्छा लगा, तो बहुत बार डिपेंड करता है कि जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, जब डॉक्टर आपको कोई दवाई देते हैं, चाहे होम्योपैथी हो चाहे कहीं भी हो, हर चीज़ में दो चीज़ बड़े मायने रखती है, दैट इज़ डू एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ये लाइफस्टाइल ही है। जब तक हम, अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा से ही उन चीज़ों को कनेक्ट करें, सो जब तक हमारा जीवन प्राकृतिक चीज़ों के इर्द गिर्द था ना, कि सुबह जैसे ही सूर्य की उदय हुई उसी तरीके से लोग खाट छोड़ के उठ गया किसान, हमने कविताओं में भी सुना है। तो सूर्य के साथ, उगने के साथ उठ जाना, कार्य करना, कार्यशील करना, और जिस तरीके से सूर्य अस्त होता है, सेट होता है, उसी तरीके से लोग सारे काम सारे छोड़ के अब वो धीरे धीरे विश्राम की तरफ आते हैं, चंद्रमा का आगमन होता है। इसी तरीके से अगर मैं ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी को भी मैं कनेक्ट करती हूँ, आप सुनिए, आप चंद्रमा कितने दिन से नहीं देखी हैं? जी, कितने दिन से चांद नहीं देखी है? चांद हम हर दिन देखते हैं, हमने बस रिलेट मान लेते हैं। यहाँ बिजली में चांद कौन देखता है? नहीं चांद देखने की फुर्सत कहाँ है? तो बिजली का इतना चमक होता है कि चांद दिखता नहीं ना। चांद देखने के लिए स्पेशली प्लान करके जाइए तब चांद देखिएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि क्योंकि विषय हमारा प्राकृतिक चिकित्सा है, तो हमें मौका मिला है कि किसी ना किसी माध्यम से, क्योंकि जिस तरीके से दूरदर्शन ने आज हमें मौका दिया है, हम विशेषज्ञों को, हम अपनी बातों को रखें, और जितने भी हमारे ऑडियंस इन चीज़ों को सुन रहे हैं, जो मैंने बार बार बोला कि आप तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब आप हर दिन आप अपने डू एंड डोंट का फॉलो करते हैं। आप बीमार तभी पड़ते हो जब आप डू एंड डोंट फॉलो नहीं करते हो, आप नियम से नहीं चलते हो। आयुर्वेद कहता है दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या। दिनचर्या यानी ओवरऑल एक्टिविटी, दिन भर में आप जो भी करते हैं, दिनचर्या इन द सेंस आप किस समय खाते हैं। कहते हैं कि जो हमारा ब्रेकफास्ट का समय होता है वो मॉर्निंग 7 से 9 के बीच होता है। कहता है हमारा आयुर्वेद की जिस समय हमारा जो वात एक्टिव होता है, जैसे हम कहते हैं कि एक आयुर्वेदिक क्लॉक भी होती है, तो मॉर्निंग सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे सुबह तक आपका वात एक्टिव होता है। तो जिस तरीके से आपको एक्सक्रिएटरी सिस्टम के लिए जाना है, आपको मोशंस के लिए जाना है, अगर आप सुबह चलो 4 बजे ना भी, अगर 5 से 7 के बीच आप जाते हो, उस समय जो उसका समय होता है, उस समय आप देखोगे कि आपका पेट अच्छा से साफ होता है। 7 बजे से 9 बजे तक आपको बिल्कुल ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। और पित्त का समय जो हम बात करें तो दोपहर 12 बजे से लेके 2 बजे तक, या आप कह लो कि 8 बजे से 2 बजे तक जो 4-4 घंटे का अंतराल हो रहा है, तो 12 से 2 के बीच पित्त बहुत अच्छा एक्टिव होता है। तो कहते हैं कि पित्त के समय, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित है, जिस समय आप उस समय अगर खाना खाते हो तो आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी इम्प्रॉपर होती है, प्रॉपर होती है, और साथ ही साथ आप उसका न्यूट्रिशन भी आपको मिलता है। फिर कहते हैं कि रात का खाना कब खाएं, तो कहते हैं कि जब तक आपका पित्त एक्टिव है उस समय तक आपको खाना खा लेना चाहिए। तो शाम का जो दोपहर का 2 बजे से लेके मैक्सिमम 4 या 4 PM से लेके 8 बजे तक, कहते हैं कि शाम के 4 बजे से लेके 8 बजे तक, या फिर शाम का 7 से 9 के बीच, क्योंकि उस समय तक पित्त और जो हम कहते हैं कफ, ठीक है, तो 9 बजे के बाद से कफ एक्टिव हो जाता है। तो हमारे जितने भी मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा, एक तो आप 11 बजे के बाद सोते हो, तो कहते हैं कि 11 बजे के बाद तो लीवर के फंक्शन स्टार्ट होते हैं, आप लीवर को काम कब करने दोगे। और सबसे, अगर मैं बात करूं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन है वो तो लीवर है। तो जिस समय हमने पित्त और कफ की बात की, तो जिस समय आपका पित्त एक्टिव है उस समय तो एटलीस्ट खा लेना है, क्योंकि जब कफ बनना स्टार्ट हो जाएगा रात को, फिर 9 बजे से लेकर जो 12 बजे तक जो कफ की प्रवृत्ति होती है, और हमारा जो हमने आज आधुनिक लाइफस्टाइल हमने जो बना के रखी है, और हम कफ के टाइम में खाते हैं और सोने के टाइम में आप जाग रहे होते हो, तो लाइफस्टाइल तो सबसे बड़ा 80% डिजीज मैं कहूंगी हमारा सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से है। कोविड में आपने देखा कि जिस तरीके से आपने लाइफस्टाइल को आपने चेंज किया है, आपने अपना खाना पीना सही से किया है, अच्छे लोगों से मिलना, आपने कोविड के समय हो सकता है आपने रामायण और श्रीमद् भागवत गीता को भी पढ़ा होगा, तो मेंटल हेल्थ की प्राप्ति हुई होगी, और अच्छे खान पान से आपका फिजिकल मेंटल
मेंटल स्ट्रेस अच्छा हुआ होगा। तो इन चीज़ों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें किताबों में लिखी है, कितने लोग इन चीज़ को बोलते हैं, कितने लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो आज हमें, मैं कहूँगी आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, रांची झारखंड के माध्यम से, कि जो भी हमारे, आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लीजिए, किस समय खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। इवन हम जो कपड़े भी पहनते हैं, बहुत ज़्यादा जब हम टाइट कपड़े पहनते हैं सो वहाँ से भी आपको रैशेज, और क्योंकि जो आपके स्किन है, जो रिसेप्टर्स का काम करते हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाएंगे सो अच्छी वायु, अच्छी ऑक्सीजन ही नहीं ले पाए हुए। तो आप रहन सहन का तरीका, खान पान का तरीका, अपने कपड़ों का तरीका, आस पास किन से कैसी बातें करनी है सो दैट आपका मेंटल हेल्थ बना रहे, तो आप इतना भी फॉलो करते हैं तो मैं शॉर्ट कहूँगी 50% बीमारी तो आपको होंगी ही नहीं। और अगर आपको 50% बीमारी हो जाए तो फिर से आप अपने खान पान को देखिए, हमारे नेचुरल पद्धति को देखिए, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा को देखिए, हमारे वेद उपन्यासों में जो योग की बातें की गई है, आयुर्वेद की बातें की गई है, आयुर्वेद से ही मर्म चिकित्सा का वर्णन है, मर्म चिकित्सा से एक्यूप्रेशर आया है, और इतनी सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं। लेकिन आप किसी के पास भी जाएं, आप थोड़ी सी उनके बारे में राय बाकी लोगों से ज़रूर लेके जाएं, सो दैट आप सही आदमी के साथ पास सही इलाज कर पाओ। तो मैं इतना ही, इसीलिए कहा गया है, इसीलिए अभी जो है ना, फटा हुआ पैंट जींस कहा गया है, खरीदिए और पहनिए, हवा जाते रहेगा, ऑक्सीजन मिलता रहेगा, है ना। तो ये व्यवस्था बाजार ने कर दी है ना, तो इसलिए ये आ गया। अब आप लोगों से जो समय की हमारी मारामारी होती है, उस मारामारी में प्रहलाद जी आप थोड़ा सा बताइए, नियमित जीवन में योग कैसे करें ताकि स्वस्थ रह सकें। नियमित जीवन में मतलब कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो रहेगा, मल्टीनेशनल्स हैं, नेशनल्स हैं, जो उपक्रम हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ यही सिस्टम अभी आने वाले 20 सालों तक चलने का है। 20 साल बाद दुनिया बदलेगी तो बदलेगी। इन 20 सालों में भी स्वस्थ रहने के लिए जो भी समय मिलता है उस समय में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए जो आज के जो भागा दौड़ी का जो समय चल रहा है उस पर आप एक चीज़ कर सकते हैं। जैसे ऑफिस में आप वर्क करते हैं, फ्री टाइम आपको मिलता है, हर किसी के लिए ब्रेक मिलता है, ब्रेक का टाइम होता है, उस टाइम कम से कम चेयर में बैठे हैं। अब कंटिन्यू अगर आप चेयर में वर्क कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा, बैक पेन का प्रॉब्लम होगा, है ना। झुक कर ऐसे काम कर रहे हैं तो इसमें भी प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कम से कम इस तरह से स्पाइनल स्ट्रेट कर लीजिए और कम से कम 5 से 10 ब्रीथिंग डेली लीजिए। ऐसे ऐसे करने से क्या फ़ायदा होगा, पहले तो आपको स्पाइनल रिलैक्स होगा। दूसरा चीज़, हमें दिन भर में कम से कम 10 से 15 बार स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग लेना चाहिए, लंबा गहरी सांस लेना चाहिए, तो आपकी श्वास की क्रिया भी सही हो गई, तो ये बेनिफिट होगा। अगर आपको स्पाइनल में और लग रहा है कि साइड मेरा दर्द हो रहा है, शोल्डर में दर्द हो रहा है, तो स्पाइनल ऐसे खींच ले, पाम ज्वाइन कीजिए, हाथ एकदम सीधा खींचिए, बॉडी के ऊपर खींचिए। इससे क्या होगा, आपका शोल्डर पेन सही होगा, शोल्डर की दर्द जाएगी, स्पाइनल का दर्द जाएगा, ये सब रिलैक्स होगा। हल्का ऐसे आप चेयर पकड़िए, चेयर को ऐसे ट्विस्ट कीजिए तो स्पाइनल का दर्द इससे भी जाएगा। तो ये बॉडी को रिलैक्स, बैठकर भी, ऑफिस में बैठकर भी 15-20 मिनट आप रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आपको घुटने में दर्द लग रहा है, थाई पकड़िए, लेग को अप डाउन कीजिए ब्रीदिंग के साथ, तो ब्रीदिंग भी हो गया, हमारे घुटने का रिलैक्सेशन भी हो गई। तो इस तरह से हम ऑफिस में बैठकर भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। शर्मिष्ठा जी सर, बताइए। मैं भी यही कहूँगी, चाहे छोटे बच्चे हो, जैसे उनके कंधों पे बैग का बहुत ज़्यादा भार होता है, सीढ़ियाँ चढ़ के स्कूल जाते हैं, फिर आके पीठ में दर्द होता है, अगर वो छोटे बच्चे सुबह ब्रश करने के साथ साथ थोड़ा सा सूर्य नमस्कार कर ले, अगर सूर्य नमस्कार नहीं पता है तो ऑल जॉइंट रोटेशन, इस तरह से अगर पेरेंट्स भी थोड़ा एक्टिव हो और उनको बताए कि इस तरह से रोटेट करना है। इस और पेरेंट्स कैसे करेगा शर्मिष्ठा जी, वो तो सो के उठता है, दूध पिलाना है, टिफिन बनाना है, उसको दे देना है और दे करके उसको स्कूल भेजना है। नहीं तो वही तो बताना है, अगर आज ये चीज एक्टिव नहीं होंगे, अगर हम लोग आज इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। स्कूल जिम्मेवारी नहीं रहा है कि स्कूल जो 15 मिनट का जो क्लास चला है और उसमें आसानी हो सकती है। बिल्कुल, स्कूल में आजकल हो ही रहा है, आजकल अभी पहले जैसा नहीं रहा। योग के स्कूल, हर स्कूल में योग के लिए एक शिक्षिका रखी गई है, हर स्कूल में, हमारे जमशेदपुर में भी क्लासेस चल रही हैं। तो उन योग शिक्षकों का धर्म है कि उन बच्चों को बैक के लिए कुछ वेस्ट रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, ताकि उनको इतने छोटे एज में फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम ना हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है और पेरेंट्स से इतनी दरख्वास्त तो की जा सकती है कि आहार पर थोड़ा ध्यान दिए। कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो थोड़ा सा बच्चों को ऐसे आहार दिया जाए, हड़बड़ी में सुबह लेट से उठने के चक्कर में मैगी पास्ता ना टिफिन में दिया जाए। जो टेढ़ा है सो मेरा है।
हाँ, तो उसके लिए थोड़ा फलाहार भी हो सकता है। इसका डिमांड ज्यादा है। हाँ, डिमांड ज्यादा होने उसका से दही चूड़ा दे दिए, प्रॉब्लम्स दही भी चूड़ा ज्यादा की मारामारी होंगी। कर लेगा। नहीं, डिमांड दही अगर चूड़ा जिस चीज की ज्यादा है उसके पीछे भागेंगे तो प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होंगी। तो ये सब हमारे हाथ में है कि हम किस तरह से अपने दिनचर्या में योग को और खान पान को थोड़ा बेहतर करा सकते हैं। क्योंकि हमारा पाचन, बच्चों का स्पेशली जो होता है ना, बहुत छोटे होते हैं, वो उनको जिस तरह से मिट्टी का एक घड़ा होता है बनाया जाता है, वो वैसा ही सीखेंगे। अगर हम लोग अब पहले ही सोने से ही शुरू करते हैं कि 7 बजे उठते हैं, स्कूल छोड़ दिया, फिर सो जाते हैं, तो बच्चे भी वही सीखेंगे जो हम पेरेंट्स सिखाएंगे। तो यही ये एक जरिया है, यही तो जरिया है कि उन तक भी बात पहुंचाए। नहीं, फिर उनको भी वही सबकी दवाइयाँ खानी होंगी ना सर, बीपी थायराइड की, इसलिए दवाई मिल रही है ना, दवाई तो हर जगह मिल रही है। वही है, वही सीखना है सबको। अगर हम पेरेंट्स ही एक्टिव नहीं होंगे तो बच्चों को कहाँ से एक्टिव करेंगे? वही बच्चे बड़े होंगे, हमारा भविष्य बनेंगे। वो भविष्य कैसे उन्नत होगा? वो भविष्य कैसे इतने बड़े अच्छी अच्छी चीज़ों का भार संभालेगा जब एक स्कूल बैग का भार नहीं संभाल पाता है? आज के बच्चे चल नहीं पाते हैं, हर जगह गाड़ियाँ जा रही हैं, आ रही हैं, चलने का अभ्यास। आजकल लोग ट्रेडमिल में दौड़ना पसंद करते हैं, लेकिन घड़ी घास में नहीं चढ़ेंगे। इसके लिए तो दवाई कहाँ चढ़ने के लिए है, बताइए ना। जरूरत आप तो जुबली पार्क में जाके घुमाती हैं, यहाँ कहाँ घूमेगा लोग? घर में भी घास उग सकती है। काके डैम था, उसको भी तोड़ दिया। चलने के लिए तो घास की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। घास चाहिए ना, घास के बिना भी हम चल सकते हैं। देखिए, चाहे जहाँ चाह वही राह। अगर आप चाहेंगे कि हमें राह बनानी है, अगर यहाँ भी चल कर काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो आगे नहीं, यहाँ तो हम चर्चा में है, चाह में नहीं, चर्चा में। और जो इन चर्चाओं में कुछ पॉजिटिविटी हो सकता है, 25% लोग भी अगर सीख जाएंगे तो उनका जीवन स्वस्थ हो जाएगा। बताइए। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। बिल्कुल आधुनिकीकरण में जो हमारा जो पृथ्वी तत्व से जो हमारा तालमेल था, अच्छी वायु, आज इतना प्रदूषण अब आई आप जगह पर, हम जमीन पर बैठ के खाते थे, जमीन पे बैठ के खाने का महत्व था। हम बैठ के पानी पीते थे, बैठ के पानी पीने का महत्व था। खड़ा होकर पानी पीने के नुकसान है, बिल्कुल ठीक है ना। ऐसे लेट करके गटगट गटगट पी जाने का, पानी घूट घूट करके पीना, ये सारी व्यवस्था जो थी हमारी भागम भाग की जिंदगी में खत्म हो गई। लेकिन हम उसमें कुछ चीजों को तो अडॉप्ट कर ही सकते हैं अभी भी, कितना हो भागम भागो, हम बैठ तो सकते हैं ना, बैठ के बिल्कुल पी सकते हैं। घर में तो हम कोशिश कर सकते हैं कि ये डाइनिंग टेबल के बजाय नीचे बैठ करके खाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैं कहना चाहूंगी कि अभी तक जो मैंने अभी तक कंसेप्ट माइंडसेट रखा है कि सब कुछ है हमारे पास, ठीक है, और भगवान का दिया सारा कुछ है, बट फिर भी हमने अपने हॉल में जहां हम सारे फैमिली बैठ करके खाते हैं, 2 चीज़ें जो पहले होती थी आज पूरी तरह से विलुप्त होते जा रही है। जो मैंने कहा था कि आज जो जीवन हम प्राकृतिक चिकित्सा, अगर हम जीवन का जो विकास क्रम हमारा जो शुरू हुआ था वो पूरे प्राकृतिक तत्वों पे था। हम नेचर में रहते थे, नेचर के साथ रहते थे। तो जब तक मनुष्य प्राकृतिक के साथ था तब तक वो स्वस्थ था। उस समय ना आपने हॉस्पिटल देखा होगा, ना कोई क्लिनिक देखा होगा, ना कोई औषधालय देखा होगा। जिस तरीके से उंगली कट जाती थी, गेंदा के पत्ता को रस डाल देते थे और वो सूख जाता था। तो दादी नानी के किस्से आज भी देखे कि गाँव में जो भी टीवी में दादी नानी किस्से तो टीवी में होता है, किताब में दादी नानियों के थ्रू होता है। तो आज भी हमारे यहाँ भी दादी नानियाँ हैं, लेकिन फिर आज देखा जाए तो जॉइंट फैमिली बहुत कम, ना के बराबर हो गई है। लोग खुद ही अकेले रहना पसंद करते हैं, लोग डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, है ना, कि इतने सारे प्रॉब्लम्स जॉइंट फैमिली में होते हैं। बट फिर भी मैं कहूँगी अगर आपके पास दादी नानी है तो आप सबसे लकीस्ट हो, क्योंकि वो आपको उन चीज़ों को बताने वाली है, साक्षात चीज़ें। और दूसरा हमने कहा कि जब तक मनुष्य प्रकृति आधारित तत्वों पे था वो स्वस्थ था। जैसे जैसे उसने डिस्टेंस लेना स्टार्ट किया प्रकृति से और हम प्रकृति से दूर चलते चले गए, और आधुनिक के जो भी आधुनिकीकरण है, आज देखिए पहले जब होता था लोग कुएं से पानी खींचते थे, अब देखिए जैसे हम लोग मसाला पीसते थे, आज मिक्सी ने उसका प्लेस ले लिया है। कपड़े हाथ से धोते थे, वॉशिंग मशीन है हमारे पास, तो हमारा समय तो बच रहा है, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी है, मूवमेंट आपकी चली गई है। पहले देखिए योग को गुप्त धन कहा जाता था, योग बताने की विषय नहीं थी, योग को कहा जाता था कि कोई देख के इस चीजों को ना करे, विशेषज्ञों की सलाह में ही करे। बट आज इतना मनुष्य इतना कमजोर हो गया है फिजिकली मेंटली भी, कि फिर से जो योग को फिर योग के विशेषज्ञों के द्वारा आपके समक्ष लाया गया है। और अगर हम बात करें पवन मुक्तासन पार्ट 1 और 3 की, तो पवन मुक्तासन में आपके वही अभ्यास है कि आप अपने जॉइंट का, जो हमारी बॉडी में 10 इंपॉर्टेंट जॉइंट है, जैसे नेक जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, रिस्ट रोटेशन है, नी रोटेशन है, पेल्विक जॉइंट है, तो पवन मुक्तासन पार्ट 1 पूरा
पूरा जॉइंट का ही काम कर रहा है। सेकेंड, अगर हम पवन मुक्तासन पार्ट 1 की करें तो वो आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम पवन मुक्तासन पार्ट 3 की बात करें तो ये शक्ति बंध वाले आसन है, शक्तिशील संचालन है, जैसे कास्ट संचालन यानी लकड़ी काटना, कुएं से पानी खींचना, चक्की चलाना। तो देखिए जो चीज आप छोड़ चुके हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों के काल से, सृष्टि के काल से वो सारी चीजें पहले लिख डाली। और श्रीमद् भागवत गीता आप जरूर पढ़े, क्योंकि जो चीज हमारे जीवन में हो रहा है वहां से हम लाइफ की बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं। पतंजल योग सूत्र पढ़े, सो उनका हर एक सूत्र में जीवन को कैसे जीना है, किस प्रकार से हमें दुख मिलते हैं, किस प्रकार से उन दुखों का निवारण करना है। सो हमारा योग, हमारा उपनिषद, हमारा जो वेदों का ज्ञान है, आयुर्वेदिक ज्ञान है, वो सारी चीजें हैं। जरूरत है हमारे समाज को जागरूक होने की, जरूरत है हर एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति पहले खुद को अवेयर करे और फिर अपने फैमिली को, फिर वो समाज तक जाए। जरूरत है हम जैसे विशेषज्ञों की कि जो हमने सीखा है वो हम लिमिट करके ना रखें। जब भी हमें टाइम मिले, कभी ओल्ड एज होम सेंटर में, कभी अनाथालय में, कभी जहाँ पे रिक्रिएशन सेंटर्स होता है, हम वहाँ पे जाए। मेरी प्रयास जारी है और हमारे साथ जो भाई बंधु है वो भी इसी क्रम में चाहते हैं। और जितने भी समाज में ऐसे लोग हैं, आपकी जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों को जागरूक करें, डू एंड डोंट की बात करें, लाइफस्टाइल की बात करें, इन चीज़ों को जो प्राकृतिक रूप से हमें स्वस्थ रहना सिखाती है, ना ही फिजिकल रूप से बल्कि मेंटल रूप से भी। और किस तरीके से हम अपने बीमारियों को पहले, जैसे हम योग की बात करें, 3 कंसेप्ट होता है। एक होता है प्रिवेंशन, यानी आपको रोग कल को आएगा, इन्वायरमेंट कल को चेंज होगी, आपकी बॉडी किस तरीके से इम्यूनिटी को ग्रैप्स कर रही है, डेवलप कर रही है। तो अच्छा खान पान खाए, अच्छी एक्टिविटी खाए, अच्छी किताबें पढ़े, स्वावलंबन करें, ये सारी चीज़ें, आप स्वाध्याय करें, ये सारी चीज़ें काम आएंगी। दूसरा बात करता है प्रमोटिव हेल्थ की, कि जब कभी हम बीमार पड़ जाते हैं उसमें भी आप प्राणायाम करें, आयुर्वेद का एक्यूप्रेशर है, मर्म चिकित्सा है, आप लेटे लेटे भी आप अपने पॉइंट्स को हीलिंग दे के आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तीसरा बात करते हैं हम प्रिवेंटिव हेल्थ की, प्रिवेंटिव हेल्थ, क्यूरेटिव हेल्थ की बात करते हैं। क्यूरेटिव यानी क्योर करना। तो जैसे हमने शर्मिष्ठा जी ने बताया, प्रहलाद जी ने बताया, हमारे सर ने भी आज बात की कि जो हमारा क्यूरेटिव हेल्थ है, किस तरीके से अगर हमें डायबिटीज़ हो रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, माइग्रेन हेडेक हो रहा है, सो किस तरीके से हम योग के अभ्यासों के द्वारा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारी ऑल्टरनेटिव थेरेपी है और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी यानी एलोपैथी के साथ जब हम इस तरीके की प्राकृतिक चिकित्सा ऑल्टरनेटिव थेरेपी लेते हैं, तो आज ये एक आधुनिकीकरण में एक सहयोग मैं कहूँगी सर, क्योंकि बहुत अंदर तक बीमारी कैसे है, किस सेल लेवल तक जा रही है, कौन सी सेल खराब हो रही है, ये आज हमारे आधुनिक चिकित्सा की देन है। तो दैट्स वाई एक टर्म आता है कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, जिसको हम लोग कहते हैं पूरक चिकित्सा। और पूरक चिकित्सा में आप ऑल्टरनेटिव थेरेपी के साथ, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, और एलोपैथी की दवाइयाँ या फिर जो भी आप पैथोलॉजी की हम बात करते हैं, दोनों को समावेश करके हम करते हैं। बट प्लीज़ जागरूक बने, आप जिनसे भी आप चिकित्सा के लिए जा रहे हैं, आप विशेषज्ञों की सलाह से ही, और जो भी डू डोंट की बात करें, आपको ज़रूर अपनाना है, लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए। थैंक यू। बोलिए। एक कहावत है योग में, देखा सीखी करे योग, छीछे काया बाढ़े रोग। आज योग की बात तो सब जगह होती है, लेकिन योग के विशेषज्ञों के साथ योग करने वाले बहुत कम लोग हैं। देखा सीखी कहीं मोबाइल में देख लिए, कहीं यूट्यूब में देख लिए, कहीं और देख लिए, और खुद से योग करने लग जाते हैं। तो योग सिर्फ एक सामान्य कोई आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है, योग एक पूर्ण रूप से साइंस है, उसको समझना पड़ेगा आपको। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, देख लिए, 2 दिन कहीं से कर ली, उसके बाद सोचते हैं कि ये तो मैं सीख गया, मुझे अनुलोम विलोम आ जाएगा, मुझे नाड़ी शोधन प्राणायाम आ जाएगा, मैं खुद से कर लूँगा। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको प्रॉपर किसी विशेषज्ञ का सलाह लेना होगा, उससे प्रॉपर कम से कम अगर 3 महीने तक आप उससे पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं ले पाते हैं, तब तक आप अपने से मत करिए, नहीं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि योग का साइड इफेक्ट नहीं है, अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो आपको बिल्कुल साइड इफेक्ट होगा, अगर आप सही तरीके से नहीं करते तो उसका नुकसान भी आपको होगा। इसलिए हमेशा विशेषज्ञों से सलाह लेकर, और सही विशेषज्ञ, ऐसा नहीं अल्प ज्ञानियों से भी ज्ञान नहीं लेना है। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग भी घूम रहे हैं जिसको पूर्ण रूप से ज्ञान ही नहीं है ना, तो ऐसे नहीं करना है। कोई भी पद्धति हो, चाहे आयुर्वेद की बात हो या प्राकृतिक चिकित्सा की बात हो, जिसको पूर्ण ज्ञान हो, जिसके बारे में, जिसको पूर्ण रूप से इन सभी चीज़ों की नॉलेज हो, तभी उनसे आप चिकित्सा कराएं, तभी उनसे आप प्रशिक्षण लें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, योग
शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसकी गहराई नापी ही नहीं जा सकती। तो बड़े हो और छोटे हो जो भी हो, अगर आप आने वाले जी, योग क्या है? योग हमें अपने आप से जोड़ना सिखाता है सबसे पहले तो। आज योग का ही एक साधन है जिसकी वजह से हम आपसे भी जुड़ चुके हैं। आज योग एक स्कूल कॉलेज तक सीमित नहीं है। आज सिर्फ रामदेव बाबा ने ही शुरू नहीं की, ये शुरुआत आज से नहीं, हमारे पूर्वज उससे भी पहले ऋषि मुनि भी कर चुके। ये सब जुड़ाव ही तो है जो आज हम लोग एक साथ जुड़ चुके हैं। आप उसको थोड़ा सा ढंग से परिभाषित करिए। जैसे हम ओम कहते हैं ना जी, ओम एक स्वर में अगर 10-20 लोग बोलेंगे इस हॉल में तो उससे एक आवाज गूंजेगी और वो उससे पूरे शरीर में एक तरंग पैदा होता है। जैसे अल्लाह अकबर करते हैं तो अल्लाह अकबर जब एक साथ समूह में करते हैं उससे भी तरंग बिल्कुल होती है। ठीक है ना। तो साथ रहना ही खत्म हो गया। अब तो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए और पूजा करने के लिए साथ होते हैं, कुंभ नहाने के लिए साथ में, तो साथ में रहते कहाँ हैं? नहीं रहते। और हमारे तमाम खेतों में फर्टिलाइजर है, कीटनाशक है, उससे जो भी मिल रहा है वो अन्न खा रहे हैं, वही खा रहे हैं ना, वही फल खा रहे हैं, वही अन्न खा रहे हैं, कार्बाइड से पकाया हुआ फल खा रहे हैं। सब तो आप कह रहे हैं, कह रही हैं, तो उस स्थिति में आप ये बताइए हमारे पास क्या विकल्प है, हम कहाँ से ले आएं? और जिसको कहा जा रहा है कि पूरी तरह से जो है इन सब के बगैर है, वो हमारे हैसियत में नहीं है। हम ही उगाते हैं और हमारी हैसियत में नहीं है। इस पे एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, अगर कोई फल आप लेते हैं या किसी तरह की सब्जियां आप लेते हैं तो कम से कम उसे 10 से 15 मिनट पानी में हल्का डुबा के रख दीजिए, हल्का गुनगुना पानी में उसको डुबा के रख दीजिए, तो उसका जो ऊपर में जो केमिकल डला हुआ है वो साफ हो जाएगा। उसको आप साफ कर लीजिए, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं, वो तो आपने बताया कि तत्काल राहत आपको मिलने का, लेकिन हम तो कह रहे उसमें घुसा हुआ है, उसके कण में, उसके हर सेल में घुसा हुआ है ना फर्टिलाइजर और कीटनाशक। जी, ठीक, बना तो उसी से है ना। इसके लिए तो योजनाएं तैयार करनी होगी, सरकार को भी इसके प्रति लगना होगा और जागरूक होना होगा। एक जो है मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो साथ में बैठना, साथ में गप करना, साथ में खाना, साथ में जरूरी है, मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहे। आज इंसान मानसिक तौर पर तनावग्रस्त है तभी इतने रोग आ रहे हैं। अगर हम मेंटल स्ट्रेस को कम कर दें, हमारे अंदर का चिड़चिड़ापन, गुस्सा और कुछ पाने की इच्छा, आज हमारी लालसा इतनी बढ़ चुकी है हम कहीं थम ही नहीं रहे सर। आज ये नहीं है तो कल वो चाहिए। ये जो हमारे अंदर की वो लालसा है ना सर, यही हमारे अंदर रोग की उत्पत्ति करी, क्योंकि हम मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। हम तो दूसरे को देख रहे हैं ना, रोज विज्ञापन देख रहे हैं, उस विज्ञापन में फटा हुआ पैंट पहन करके हम अपना हीरो समझते हैं। हमें भी वही पहनना है, हमें भी वो चाहिए। आज उसके पास साइकिल है तो साइकिल चाहिए, आज उसने गाड़ी खरीद ली तो हमें गाड़ी चाहिए। लड्डू नहीं खाएंगे, मैगी खाएंगे, मुर्गा के लड्डू नहीं खाएंगे, महुआ के लड्डू नहीं खाएंगे। ये पैशन का एक जीवन चल रहा है इस समय। लोग सिर्फ पैशन देखते हैं कि वो ऐसा करे तो मैं भी ऐसा करूं, लेकिन इन चीजों को बदलना होगा हमें पूर्ण रूप से। चलिए हम कंक्लूड कर रहे हैं, आप बोलिए, आधा मिनट में बोलिए जो अपनी बात कहनी है। हम यही कहेंगे कि हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल बने तो आपको अपने घर से स्टार्ट करना होगा, आपको खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आज हम अपने आप में बदलाव लाएंगे तो हमारे घर के बच्चे, हमारे बूढ़े, हमें अपने बड़ों की भी सुननी होगी और आने वाले दिन में हमारे बच्चे सुने। इसलिए भी हमें अपने जीवन के तरीके में बहुत सुधार लानी पड़ेगी, चाहे वो खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे सोने से लेकर जगने तक की बात हो। हमें अपने आप में बदलाव लाना है, अपनी सोच, अपनी प्रवृत्ति में बदलाव लानी है, तभी जाके एक अच्छा भविष्य की कल्पना हम कर सकते हैं। मेरा एक ही आप लोग के लिए संदेश है कि पुनः हमें वैदिक जीवन शैली की ओर वापस लौटना होगा, तभी चीज़ें पॉसिबल है। हम पहले समय में वेद उपनिषद को फॉलो करते थे, साथ ही साथ यज्ञ चिकित्सा को फॉलो करते थे, आज जो समाप्त हो चुकी है। प्रतिदिन हमारे घर में यज्ञ हुआ करता था, हवन धूप चलती थी, वो चीज़ों को अब फिर से आपको लाना होगा, आसपास की कीटाणुओं को भगाना होगा। साथ ही साथ अपने दादी नानी से जुड़िए, अपने परिवार से जुड़िए, उनसे जुड़कर ज्ञान लीजिए, उनके जो पुराने जीवन शैली उन्हें कैसे जीते थे उसके बारे में जानकारी लीजिए और अपने जीवन शैली को सही कीजिए। अंजना जी बिल्कुल, मेरा भी आप सभी से यही संदेश है, यही एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारी प्रकृति चिकित्सा है या जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रकृति की तरफ कनेक्ट हो। अगर मैं इन शॉर्ट सिंपल वे में कहूँ कि अगर आपको मेंटल स्ट्रेस चाहिए, मन को शांत रखना है तो थोड़ा सा ध्यान करें, मेडिटेशन करें, त्राटक की क्रिया करें, किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करें सो दैट थॉट्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाए, आपका थॉट एकाग्रता की तरफ जाए, एक तत्व की तरफ जाए। अगर आपको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए तो आपके बॉडी को जितना हो सके जब भी टाइम मिले, भले आप ऑफिस 8 घंटे की आप सिटिंग चेयर जॉब में ही क्यों ना हो, जिस तरीके से प्रहलाद जी ने बताया कि बैठे बैठे आप बॉडी का मूवमेंट, ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग, आप सारी चीजें कर सकते हैं। खुद को अगर आपको लगता है कि अगर आपको पानी पीना है और उसके लिए आप पियोन को बुलाते हो, प्लीज डोंट डू दैट। आप खुद से समय हमारा खत्म हुआ, कुछ चीजें आप ऐसे कर सकते हैं, अपने दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करें
और प्रकृति के साथ जीना सीखें, साथ में जीना सीखें। हमको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जी धन्यवाद। नमस्ते, थैंक यू। नमस्कार।